हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज के विषय में कि पार्किंसंस डिसीज क्या होता है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया है जिसमें मैंने आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के विषय में बताया था और उसमें मैंने दो प्रकार के डिसऑर्डर आपको कहा था कि आपको आरपीडब्ल्यूडी में शामिल दो प्रकार की पार्किंसन डिसीज के विषय में पढ़ना है। सॉरी, दो प्रकार की आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के विषय में पढ़ना है जिसमें पहला आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस था और दूसरा आपका है पार्किंसन डिसीज। तो एक तो मैंने करा दिया है जो कि आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और आज हम चर्चा कर रहे होंगे पार्किंसन डिसीज पर। अगर आपने पहला वीडियो देखा है ना तो इस वीडियो को समझने में मतलब इस पूरे लेक्चर को समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो मतलब आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट को फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो ही जाएगी। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा फिर आप इसको देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत इजी वे में आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी। चलिए समझते हैं क्या होता है पार्किंसन डिसीज। तो इसके लिए आप ये समझिए कि ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो होता है वो प्रभावित करता है। तो उससे रिलेटेड अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे हमें जो भी समस्याएं आती हैं तो उसे हम अलग अलग डिसऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं और इसमें पार्किंसन रोग जो होता है ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। इसमें मेजर पार्ट हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रभावित हो जाता है जिसके कारण हमारा जो शरीर का संतुलन होता है मतलब जो भी व्यक्ति पार्किंसन डिसीज से ग्रसित होंगे तो उनका बैलेंसिंग जो होगा अपनी बॉडी पे तो वो जो है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। और एक मुख्य पहचान इनकी क्या होती है कि बहुत ज्यादा हाथों पैरों में कंपन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो पार्किंसन रोगी होते हैं तो उनके हाथ पैर में बहुत ज्यादा कंपन होने लगता है और ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो सूंघने की क्षमताओं में कमी, ये सारी समस्याएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पे चलते हैं कि पार्किंसन रोग को जो है वो कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा, किसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया। तो 1870 में अंग्रेजी चिकित्सक थे जेम्स पार्किंसन। ठीक है, जेम्स पार्किंसन थे। तो इन्होंने नाम नहीं दिया बेसिकली कि पार्किंसन रोग का नाम पार्किंसन इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, सिर्फ इन्होंने ऐसा पहचान किया कि एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिससे व्यक्ति के शरीर में संतुलन स्थापित करने में और बहुत ज्यादा हाथों पैरों में जो कंपन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक इस रोग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का किसी ने काम किया था तो वो आपके जेम्स पार्किंसन ने किया था। इन्होंने इसको जो है वो एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द सकिंग पॉलिसी। ये इनकी बुक्स का नाम है। अपने इसी बुक्स में इन्होंने जो है इसको डिफाइन किया था कि एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्होंने इसका नाम दिया था। इन्होंने पार्किंसन नाम नहीं दिया था, बस इन्होंने बताया था कि एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिससे हमें जो है वो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। बाद में जस्ट इन्हीं के बाद क्या होता है कि एक फ्रांसीसी रहते हैं जीन मार्टिन चारकोट। ठीक है, जिन्हें हम न्यूरोलॉजी के जनक के रूप में भी जानते हैं। जीन मार्टिन चारकोट को न्यूरोलॉजी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्होंने उस डिसीज को लेकर के बहुत ज्यादा विस्तृत अध्ययन किया क्योंकि सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें किसी ने बताया हुआ था तो वो हमें पार्किंसन ने बताया हुआ था 1817 में। इसी वजह से 1877 में चारकोट जी ने इस रोग का नाम ही पार्किंसन रोग रख दिया क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हीं के सम्मान में इस रोग का नाम पार्किंसन रोग पड़ गया। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऐसा बताने वाला कौन था? तो ऐसा बताने वाले थे आपके पार्किंसन, लेकिन उस पर विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले थे जीन मार्टिन चारकोट। तो इन्होंने उन्हीं के सम्मान में नाम रख देते हैं, इसका क्या नाम रखते हैं? पार्किंसन रोग इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री से लेकर थोड़ी बहुत चीजें आप ध्यान रखेंगे। पार्किंसन जो रोग होता है ना वो एक प्रकार का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। हमने आपको दो प्रकार के डिसऑर्डर्स बताए थे जब मैंने आपको शुरुआत में 21 डिसेबिलिटियों के विषय में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने बताया था कि कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेसिव होती हैं मतलब प्रगतिशील होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं मतलब अप्रगतिशील होती हैं। तो प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी का मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे टाइम आगे चेंज बढ़ता रहेगा तो डिसेबिलिटी का स्तर भी धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। जैसे हेयरिंग लॉस होता है
जैसे आपका पार्किंसंस रोग है, तो जैसे व्यक्ति को प्रारंभिक में थोड़े बहुत लक्षण नजर आएंगे, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, समय आगे बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे इसके लक्षण और ज़्यादा नज़र आते रहेंगे और ये रोग पूरी तरह से व्यक्ति को जो है वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सीपी, तो सेरेब्रल पाल्सी अप्रगतिशील होता है। वो एक बार जितना किसी व्यक्ति को हो गया तो उतना ही रहता है, उसमें आप मतलब बढ़ोतरी नहीं होती है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पार्किंसंस रोग जो होता है वो एक प्रगतिशील होती है, टाइम बढ़ेगा तो डिसेबिलिटी का स्तर भी धीरे-धीरे खराब होता चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में डोपामाइन का जो स्तर होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है और व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित करने में जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने आपको ब्रेन के कुछ पार्ट्स के विषय में बताया था कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं और अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग पार्ट्स पाए जाते हैं। तो हमारे मध्य मस्तिष्क में जो होता है हमारे मध्य मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी हो जाने से क्या होता है कि व्यक्ति को नियंत्रण स्थापित करने में जो है वो समस्या होने लगती है और पार्किंसंस रोग की जो प्रगति होती है वो बहुत धीमी होती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कोई व्यक्ति अगर पार्किंसंस रोगी है तो आपको ऐसे रैंडमली उसके लक्षण नजर नहीं आएंगे, बहुत कम आपको लक्षण नजर आएंगे। व्यक्ति जैसे मतलब उसकी एज 50 हो जाएगी, 60 साल हो जाएगी, तब जाकर के आपको उसके लक्षण धीरे-धीरे नजर आने लगेंगे। छोटे बच्चों में पार्किंसंस रोग ना के बराबर देखा जाता है, मतलब होता ही नहीं है। पार्किंसंस रोग जो होता है वो अडल्ट्स में होते हैं, वो भी आप ऐसा कह सकते हैं कि जिनकी एज करीब 50 से 60-70 के करीब होती है, उनको ही पार्किंसन जो डिसीज है वो देखने को मिलता है। इसमें 80% जो तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं वो धीरे-धीरे नष्ट हो जाती हैं और इसी रोग को हम पार्किंसंस रोग कह देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि पार्किंसंस रोग छोटे बच्चों में होता नहीं है, बड़े बच्चों मतलब सॉरी बड़े बच्चे नहीं कह सकते, बड़े लोगों में होता है और जिनकी भी एज लगभग 50 प्लस होती है, तो ऐसे लोगों को होता है। इनकी धीरे-धीरे मतलब बहुत कम मात्रा में आपको लक्षण समझ में आएँगे और धीरे-धीरे कर के जो है आपको जब वो 50-60 साल के हो जाएँगे, तो फिर आपके उनके अंदर आपको कुछ लक्षण नज़र आएँगे। ठीक है, तो ऐसा होता है पार्किंसंस रोग में। और लगभग 60 से अधिक जो लोग होते हैं मतलब जिनकी एज 60 से ज़्यादा होती है, उनमें ही ये लक्षण अमूमन देखने को मिलता है। बच्चों में बहुत कम होता ही नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। लक्षणों की बात करते हैं, तो बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या लक्षण होते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के सॉरी का क्या कारण होते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के, लेकिन फिर भी कुछ आनुवांशिक और कुछ पर्यावरणीय ऐसे कारक होते हैं जिनको हम मतलब मानते हैं कि वो पार्किंसंस रोग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। बेसिकली हम कारण की बात कर रहे हैं, तो कारण बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के भी बहुत ज़्यादा कारण पता नहीं लग पाए हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कुछ वातावरणीय कारक होंगे, कुछ ऐसे अनुवांशिकीय फैक्टर होंगे, ठीक है, जिनकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या रीज़न होता है वो पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि जो है मतलब कुछ ऐसी विषाक्त जो दवाइयाँ हैं, उनके प्रभाव से भी धीरे-धीरे व्यक्ति को जो है वो पार्किंसन डिसीज़ हो जाता है। जैसे व्यक्ति को प्रभावित तो कर देगा लेकिन उसके लक्षण आपको समझ में नहीं आएँगे। जैसे-जैसे व्यक्ति की एज आगे बढ़ती जाती है, तो वो जब 60 साल का हो जाता है, 60 से अधिक साल का हो जाता है, तो फिर आपको उसके अंदर थोड़े बहुत लक्षण जो है वो नज़र आने लगते हैं। लक्षणों में इसमें सूंघने की जो क्षमता है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट धीरे-धीरे होती चली जाएगी, धीमी चाल होगी पैर और में दर्द की जो समस्या है वो देखने को मिलेंगी। भोजन को निगलने में जो है वो कमी आपको देखने को मिलेगी। कम क ये सबसे आम लक्षण होता है कि बहुत ज़्यादा हाथ-पैर कँपने लगते हैं इसमें, त्वचा पर सफ़ेद या पीले रंग के जो निशान हैं वो बनने लगते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण माना जाता है कि एक व्यक्ति के शरीर में एक अतिरिक्त प्रोटीन जैसे ल्यूवार्डिन नाम का एक अतिरिक्त प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति में ल्यूवार्डिन प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसमें पार्किंसंस रोग के लक्षण जो है वो विद्यमान होंगे। आगे चलकर वो व्यक्ति पार्किंसंस रोगी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा रिसर्च में कन्फर्म नहीं हो पाया है कि ये ल्यूवार्डिन प्रोटीन जो है वो किस प्रकार की असमानताओं का जिम्मेदार होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर ल्यूवार्डिन नामक एक असामान्य प्रोटीन पाया जाता है, तो वो आगे चल करके धीरे-धीरे वो पार्किंसंस रोगी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
उपचार की बात करते हैं तो जैसे हमें जब एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं पता चल पाता कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो उस पे हम काम भी उतना डिटेल में नहीं कर पाते हैं। तो सेम ऐसा ही इसके भी साथ होता है कि हमें कारणों का उतना ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है कि क्या रीजन है कि ये पार्किंसन रोग हो रहा है। तो इसी वजह से इसके इलाज भी बहुत ज्यादा संभव नहीं है। कुछ दवाइयों के प्रभाव से हम इसके जो चीजें होती है उसको थोड़ी बहुत मात्रा में जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। तो ये था आपका कंप्लीट जो है वो पार्किंसन डिसीज के विषय में। आपके लिए इतना अगर आप जान रहे हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है? आप इतने स्तर तक अगर ये सारी चीज़ें जान रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए इतना बिल्कुल 100% जो है वो सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत पार्किंसन डिसीज में नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। खास करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इस कंटिन्यूअस सेशन को हम जारी रखेंगे। तो मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।